हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है 10th क्लास फिजिक्स का, जो कि है मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वेश्चन से। तो बेसिकली मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम असल में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक मैथ जो है वो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच होता है। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिक्स्ड एंड के साथ अटैच एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैथ अटैच है। तो ये वाला जो सिस्टम बन रहा है हमारे पास, इसे हम बोलेंगे मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनिशियली ये जो मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम है रेस्ट में एक मीन इसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स या कोई अप्लाइड फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कहीं जीरो है। हमने क्या किया, हमने इस मैथ को पकड़ा, ग्रैब किया और इस पे फोर्स लगाया। तो हमने जब फोर्स अप्लाई की तो ये जो स्प्रिंग है इसमें जो है ना इलास्टिसिटी बढ़ने लगी, ये जो है बोल्ड हुआ। ये मैथ जो पहले इस पोजीशन O पे था उसे हमने किसी एक पोजीशन A पर खींचा है फोर्स लगा के। अब हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी ऐसी लिमिट जिसमें ये स्प्रिंग अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को सस्टेन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, टूटता नहीं है, तो उसके अंदर रहते हुए जब हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे इस स्प्रिंग के अंदर इलॉन्गेशन जो है, जो खिंचाव है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैथ का ये रूल है कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया जाता है तो इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, साथ में कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे के एक कांस्टेंट है जिसे हम स्प्रिंग को कांस्टेंट कहते हैं। तो हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो बेसिकली है F = kx। अब जैसे ही हमने इस मैथ को छोड़ा, हमने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये मैथ के ऊपर एक और फोर्स लगेगी जो इस ऑब्जेक्ट को इस मीन पोजीशन की तरफ लाने में मदद करेगी। अब वो फोर्स होगी इस फोर्स के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में होगी अपोजिट। अब ये जो अप्लाई किया हमने फोर्स वो किया है इस जानिब, राइट पर। जब रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर अमल करेगी वो मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल होगी, लेकिन होगी क्या, वो लेफ्ट वर्ड होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन पे आके बॉडी जो है ठहरेगी नहीं, वो एक और एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, जो हमने कहा है कि वो क्या है, बी पॉइंट। तो अब इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर इसे लाने वाली फोर्स जो है वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स व्हिच पुल्स द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये फोर्स मैग्नीट्यूड में अप्लाइड फोर्स के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो हमने कहा कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इक्वल है -kx के। अब यहाँ पे ये जो k है इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, ये रेशियो होती है बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग। तो k = इस रिलेशन से हम देखते हैं F/x। अब k स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है जो कोई भी स्प्रिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि वो स्टिफर है या इलास्टिक है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। अगर k की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मींस वो स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड होगा, ज़्यादा स्टिफ होगा, उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। और अगर k की वैल्यू कम है इट मींस वो कम स्टिफ होगा और उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से हमारे पास फार्मूला होता है F = m। अब अगर हम गौर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे, तो हमारे पास दो रिजल्ट्स बन रहे हैं। जब दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे फोर्सेस इक्वल हैं तो राइट साइड पे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे ma -kx। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a बन जाएगा -k/m × x। अब यहाँ पे देखें ये k जो है क्या है, कांस्टेंट है। अब जो मैथ हम अटैच करेंगे वो भी जाहिर है मूल होगा, कितने किलोग्राम का हमने अटैच किया है। तो यानी ये वाला टोटल जो कोएफिशिएंट है ये बन जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से आ गया a = -n कांस्टेंट और ये साथ में आ गया x।
अब हमने देखा था कि जब साइन ऑफ इक्वालिटी डाला था तो हमने कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया था। अब कांस्टेंट को अगर खत्म करेंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल देंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस अब ये साथ में। बेसिकली ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। इट मीन्स हमारे पास जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसका जो मोशन है वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों? क्योंकि जितना मैस के अंदर स्प्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। अब अगर हम बात करें यहाँ से देखें आप कि इस पॉइंट O के ऊपर ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट है। हमने एक फोर्स अप्लाई की जो F है और उसे हमने इलोंगेट किया एक पॉइंट A तक। जैसे ही हमने उसे छोड़ा इसके ऊपर एक रिस्टोरेंट फोर्स एक्ट करेगी जो कि F इज इक्वल टू माइनस kx के इक्वल होगी, जो इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके आएगी और टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन लेके जाएगी। तो इस तरह जब तक इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर एनर्जी मौजूद होगी वो इस पॉइंट O के गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। अब अगर हम स्प्रिंग को मैथ सिस्टम के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है होता क्या है, टाइम पीरियड बेसिकली हमारे पास होता है ये अगर हम एक वेव लें, इस वेव का एक साइकिल मुकम्मल होने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब एक साइकिल मुकम्मल होना है, इट मींस ये है हमारे पास एक साइकिल, ये सर्कल है तो सर्कल में एक साइकिल 2 पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो बनेगा 2 पाई और साथ में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी ऊपर ओमेगा के। अब हमने देखा था कि हमारे पास जो रिजल्ट आया था a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब ये जो k ओवर m है ना हमारे पास ये वाला, ये असल में कांस्टेंट होता है जो कि बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर m उसकी स्क्वायर रूट के। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी k ओवर m उसका स्क्वायर। अब यही वैल्यू इधर पुट करें तो यहाँ से हमारे पास एंडिंग रिजल्ट बनेगा 2 पाई m ओवर k उसकी स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो यानी इसे हम यूँ कहेंगे कि ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है इसके अंदर टाइम t के अंदर जो साइकिल्स की तादाद होगी, रोटेशंस की तादाद होगी उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई और ये k ओवर m उसकी स्क्वायर। अब टाइम पीरियड है, टाइम के यूनिट्स हो गए सेकंड, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट है तो इसके या तो यूनिट हो गए पर सेकंड या हर्ट्ज या साइकिल्स या रोटेशन या वाइब्रेशन अप टू सो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ MCQs देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड की, तो यहाँ से देखें तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्ट वेरी कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ मैस के। यानी अगर हम मैस बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम मैथ सब्जेक्ट का कम करेंगे तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी उसी हिसाब से क्या होगा, कम होगा।